अब है कुछ मिसलेनियस एरियाज जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए। अब ये वो एरियाज हैं जो मतलब हैं तो बड़े छोटे से माइन्यूट से, आप इनको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम इनको डिस्कस करेंगे लेकिन इनके ऊपर इतना टाइम स्पेंड नहीं करना कि आप इनको हिल हिल के रटे मार मार के याद करें। इसमें से एक आधा पॉइंट एग्जामिनर सरप्राइजिंगली पूछ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर जो है सरप्राइजिंगली एग्जामिनर पूछ सकता है। ये वो एरियाज हैं जो हमने अभी अर्ली टेस्ट नहीं किए, ये अर्ली हमने नहीं पढ़े। पहले हम बात करते हैं सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की, कि हुकूमत ने बैन कर दिया है कि कुछ ऐसी गुड्स हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को कभी भी सेल नहीं कर सकता, कतअन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि उसने कह दिया कि ये हम तुम्हें कह रहे हैं ना, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अगर रजिस्टर्ड बंदे हो, तुमने ये गुड्स कभी भी अनरजिस्टर्ड बंदे को नहीं बेचनी, अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल नहीं करनी। अगर तुम हमारी खिलाफ वर्जी करोगे, अगर तुमने ये गुड्स अनरजिस्टर्ड बंदे को बेच दी, तो उसके अगेंस्ट कोई किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं लेने देंगे। तुम्हारा सारे का सारा इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले, तो ये चीजें जो हैं तुमने अनरजिस्टर्ड बंदे को नहीं बेचनी। अब वो स्पेसिफाइड गुड्स कौन सी हैं, जैसे पॉलीप्रोपिलीन ग्रेन्यूल्स हैं, आर्टिफिशियल फिलामेंट 2 हैं, फिल्टर रॉड्स फॉर सिगरेट्स हैं, एयर कंडीशनिंग चिलिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट्स हैं, क्रेन्स हैं, प्रोपेन स्टोरेज टैंक है, हीट एक्सचेंजर हैं, गैस सेपरेटर है, और एक लंबी सी लिस्ट प्रोवाइडेड है कि इन चीजों को कभी भी रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे को नहीं बेच सकता। अगर बेच देगा तो उसके अगेंस्ट कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट उसको अलाउ नहीं होगी। तो इसको आप लोगों ने रीड करना है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स आपकी तबाह हो गई हैं। अब गुड्स हमारी तबाह हो गई, आपने सेल्स की हैं, आपको सेल्स रिटर्न हो गई हैं, और वो गुड्स आपने अब वापस करनी है, और वापस हो गई हैं, तब आपने उनको डिस्ट्रॉय करना है, बिकॉज आप उनको फर्दर सेल नहीं कर सकते। उसके बारे में हमने बात करनी है। पहले हम सिनेरियो पढ़ेंगे, गुड्स नीड टू बी डिस्ट्रॉयड, जिनको हमने खुद तबाह करना है, डिस्ट्रॉय करना है। अगर कुछ ऐसी गुड्स हैं जो बायर ने रिटर्न की हैं, रिटर्न बाय द बायर ऑन दैट ग्राउंड दैट दीज आर अनफिट फॉर कंजम्पशन, के हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कंजम्पशन के लिए अनफिट है, मतलब खराब हो सकती हैं, एक्सपायर हो सकती हैं, या इस तरह कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो अनफिट फॉर कंजम्पशन है। आपने कहा ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय भी करना है। ये ना हो कि एक बंदे ने आपको गुड्स वापस कर दी हैं और आप क्या करें, आप वो उससे वापस लेके अगले बंदे को भेज देना। अगर उसने गुड्स वापस की हैं, वो इसलिए की हैं बिकॉज आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो जो गुड्स आपको वापस कर दी गई हैं जो अनफिट फॉर कंजम्पशन थी, आपने क्या करना है, आपने उन गुड्स को पकड़ना है और उन गुड्स को डिस्ट्रॉय करना है, तबाह करना है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। डिपार्टमेंट का बंदा आ जाएगा, कहेगा हाँ भाई क्या मसला है सर, ये गुड्स वापस आई है, क्यों आई है जी, अनफिट फॉर कंजम्पशन थी। ठीक है, ये अनफिट फॉर कंजम्पशन थी, डिस्ट्रॉय करो। तो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के सामने क्या किया जाएगा, डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के सामने इन गुड्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और जो इन गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स होगा वो क्या होगा, वो एडमिसिबल नहीं होगा, आप उन्हें क्लेम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो गुड्स तबाह हो गई हैं। अब उनके रिलेटेड जो इनपुट टैक्स होगा वो नॉट एडमिसिबल है, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता कुछ ऐसी कंपनीज जो पेरिशेबल फूड आइटम्स बना रही हैं, पेरिशेबल फूड आइटम्स वो होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चीज हो गया, दही दूध। अब इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी होती है, ये खराब हो जाती है महीने बाद, ब्रेड हो गई है, इस तरह की है। और अगर इनके ऊपर एक्सपायरी डेट्स वगैरह मेंशन है, लिखी है, और वो गुड्स अगर हमें रिटर्न हो रही हैं कि वो अनफिट फॉर कंजम्पशन है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई हैं, या वो जो गुड्स हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, तो उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जब वो डिस्ट्रॉय की जाएंगी तो उनके अगेंस्ट जो रिस्पेक्टिव सेल्स रिटर्न हुई होगी
उसका क्रेडिट नोट जो होगा वो इशू करना पड़ेगा, मतलब उनके अगेंस्ट डेबिट नोट भी इशू होगा, क्रेडिट नोट भी इशू होगा, और वो 15 डेज के अंदर अंदर उस बंदे को, उस कंपनी को इशू करना पड़ेगा। मतलब अगर हलीब की कंपनी है, अगर हलीब की कंपनी है, एडम चीज है, अगर उन्होंने चीज बना के बेची है और चीज पेरिशेबल फूड आइटम है और वो चीज एक्सपायर हो गई है, अब एक्सपायर हो गई, उनको चीज वापस कर दी गई है, वापस कर दी गई है, अब ये चीज को तो डिस्ट्रॉय करेंगे। हाँ, जब उनको ये चीज वापस आ जाएगी, वापस आने के बाद उसके 15 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, इसने क्रेडिट नोट इशू करना है, मतलब इसने अपनी सेल्स रिटर्न शो करनी है। जब अपनी सेल्स रिटर्न शो करेगा तो जो इस क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट होती है ये इसको करनी पड़ेगी। ये चीज आपने याद रखनी है पेरिशेबल फूड आइटम्स के लिए। उसके बाद है गुड्स इनपुट टैक्स ऑन सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड गुड्स, कि वो गुड्स हैं जो वापस की गई थी बट वो डिस्ट्रॉय नहीं करनी थी, लेकिन बाद अज़ां आपको वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ गई। मतलब बाय लॉ आपको नहीं कहा था कि आपने ये गुड डिस्ट्रॉय करनी है, बट गुड्स आपको वापस आ गई, आपने वो खुद डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो अगर सब्सिक्वेंटली गुड्स आपने डिस्ट्रॉय की हैं तो उसके ऊपर आप अपना इनपुट टैक्स जो है वो रिक्लेम कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है और फैसले का जो रेफरेंस है वो ये है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका रॉ मटेरियल बनता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो वेस्टेज बनता है, तो वो उस वेस्टेज के ऊपर भी जो आपका इनपुट टैक्स होता है वो क्लेमेबल है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 1000 रुपए का रॉ मटेरियल लिया लेकिन आपका 10% रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है, तो उस वेस्टेज के ऊपर भी आप इनपुट टैक्स अपना क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर वो वेस्ट है, अगर उस वेस्ट को आप बेच सकते हैं सेपरेटली एज अ बाय प्रोडक्ट, आप उसको बेच सकते हैं, तो उस वेस्ट को जो उसकी आप एज अ बाय प्रोडक्ट बेचेंगे, जो उससे पैसे मिलेंगे, आप क्या करेंगे, आप उसको अपनी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और उसके ऊपर रिस्पेक्टिव आउटपुट टैक्स भी ले रहे होंगे। मतलब जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं आप उनको भी सेल शो करेंगे और उनसे जो टैक्स कलेक्शन होगी वो डिपार्टमेंट को आपने शो करनी होगी। अब सितंबर 14 में 3 नंबर का सवाल आ चुका हुआ है, देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स इन द इन्वेंट्री ऑफ एक्स वाई लिमिटेड which were returned by the customers after the expiry date, expiry date के बाद वो रिटर्न की गई। specify the procedure which must be followed under the sales tax rule 2006 if XYL wishes to destroy these items, अगर वो इनको तबाह करना चाहते हैं। इसका जवाब है ये कि ये आपका इसका जवाब लिखना है 3 नंबर का, अगर वो इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स है, पेपर में आ सकता है, इसको आपने इस परस्पेक्टिव से लेके चलना है। उसके बाद है जी परचेज ऑफ स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन। देखिए हमने बात की थी कि अगर आपने कभी भी अपना इनपुट टैक्स क्लेम करना होता है तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। हमने इसके ऊपर बात की है कि कभी भी जब आपने अपना इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो उसके लिए रजिस्टर्ड होना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, लाजमी है। समटाइम्स क्या होता है कि हमने स्टॉक वगैरह जो है वो पहले ही परचेज कर लेते हैं, या अगर कोई एसेट्स वगैरह थे वो हमने पहले ही परचेज कर लिए, हमने स्टॉक पहले परचेज कर लिया लेकिन हम बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इस केस में क्या जो मैंने पहले स्टॉक परचेज किया था जब मैं अनरजिस्टर्ड था, उस परचेज के ऊपर जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया था, क्या मैं उसको क्लेम कर सकता हूं, क्या उसका मुझे मिलेगा क्रेडिट? इसका आंसर है यस। कहता है कि जब भी आपने स्टॉक परचेज किया, जब भी आपने इन्वेंट्री वगैरह परचेज की, स्टॉक परचेज की, और आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो उसके लिए है कि फ्रॉम डेट ऑफ परचेज 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो डेट ऑफ परचेज होगी, जिस डेट पे आपने खरीदा होगा, उस डेट के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने परचेजेस की हैं इसके ऊपर जो इनपुट टैक्स पे किया है, अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको टाइम लिमिट कितनी दी है, 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। आपने अप्लाई किया, डिपार्टमेंट वाले भाई आएंगे, वो आके आपका जितना स्टॉक उस वक्त फिजिकली वेरीफाइएबल होगा,
जितना स्टॉक फिजिकली वेरीफाई कर सकेंगे, जितना स्टॉक फिजिकली वेरीफाई हो जाएगा, उस स्टॉक के ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स आपने पे किया होगा वो आपको क्लेम करने देंगे, वो आपको अलाउ कर देंगे। क्या इसको देख लेते हैं कि कोई भी बंदा जो स्टॉक परचेज कर रहा है, उसने सेल्स टैक्स पे किया है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, अगर वो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहता है, उसके लिए उसके पास इनवॉइस होनी चाहिए। और किन के ऊपर होगा? जो सा स्टॉक वेरीफाइबल होगा, मतलब जब आएंगे वेरीफाई करेंगे, जितना स्टॉक फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हुआ उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स जितना बनता होगा वो क्लेम कर दिया जाएगा। अगर आप इंपोर्ट्स करते हैं तो इंपोर्ट्स के केस में ये लिमिट जो है वो 90 से बढ़ा के 30 से बढ़ा के 90 डेज कर दिया कि अगर आपने इंपोर्ट्स की हैं और इंपोर्ट्स के केस में अगर आप उस इंपोर्ट के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास 90 डेज का टाइम है फ्रॉम डेट ऑफ इंपोर्ट। 90 दिन के अंदर अंदर आपने जो भी इनपुट टैक्स पे किया होगा आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बट द सोल्यूशन इज दैट कि वो जो फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा उसके ऊपर ही आप इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे। जो वेरीफाई नहीं हो पाएगा फिजिकल, उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये इससे रिलेटेड एक सवाल है कि मिस्टर लाल एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो एंगेज है इन द सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड एंड लोकल परचेज गुड। ही हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ सेल्स टैक्स फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। Before submitting the application for registration, he wants to know whether he will be able to claim input tax on the unsold stock before registration. आपने उसको लीगल इसकी प्रोविजन बतानी है। तो आंसर इज यस कि इनपुट टैक्स जो है वो उसको क्लेम कर सकता है। उसके लिए लाजमी है कि जो उसने परचेजेस की हुई हैं, अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो जो उसका फिजिकल वेरीफाई स्टॉक करेंगे, जितना स्टॉक फिजिकली वेरीफाई होगा उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स होगा वो क्लेम कर सकेगा। और फ्यूचर में फिर वो क्या ट्रीट होगा, वो फ्यूचर में रजिस्टर्ड बंदा ट्रीट होगा, वो तो फिर नॉर्मल सिनेरियोज में ट्रीट हो रहा होगा। लेकिन पहले अनरजिस्टर्ड था, अब वो रजिस्टर्ड ही रहेगा। तो उसने अनरजिस्टर्ड के जमाने में जो इनपुट टैक्स पे किया था उसने वो अपना क्लेम कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताएं क्या डेज हैं। तो लोकल सप्लाई में 30 दिन की टाइम लिमिट है और इंपोर्ट के केस में 90 डेज की टाइम लिमिट है आपके पास। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक्सेस टैक्स कलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपने गलती से ज्यादा टैक्स ले लिया। आपने इतना टैक्स नहीं लेना था लेकिन गलती से आपने टैक्स ज्यादा ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे को 5% एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर दिया, ये एज्यूम करते हुए कि ये कमर्शियल मीटर ऑपरेट कर रहा है, इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्स ले लेते हैं। या कोई भी ऐसा रीजन हो सकते हैं कि आपने एक बंदे को इजाफी टैक्स चार्ज कर दिया जो बनता ही नहीं था। आपने उससे टैक्स कलेक्ट भी कर लिया, आपने उसको अपने आउटपुट टैक्स का पार्ट भी बना लिया और पार्ट बनाने के बाद हुकूमत को जमा भी करवा दिया। इजाफी टैक्स ले लिया, आउटपुट टैक्स का पार्ट बना दिया और आपने हुकूमत को जमा करवा दिया। इन शॉर्ट उस एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन जो है था आपने अपने कंज्यूमर तक पास कर दिया, उसको पास ऑन हो गया। अब आप हुकूमत के पास चले कि सर जी वो गलती हो गई थी, वो टैक्स हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, वो टैक्स नहीं बनता था तो वापस कर दे। हुकूमत वापस नहीं करेगी आपको, ना आप उसको क्लेम कर पाएंगे, ना हुकूमत आपको रिफंड करने देगी, क्योंकि तोड़ दो तुम्हारी गलती है। कहेंगे कोई क्लेम नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, कुछ भी नहीं, जो आ गया वो हमारा है। अब तुमने एक्स्ट्रा टैक्स लिया, तुम्हारी गलती थी, तुम खुद अपने पल्ले से उसको पे करो, हम तुम्हें कोई अमाउंट वगैरह नहीं देंगे। अब ये जो बंदा है इसने साबित करना होता है कि जो उसने टैक्स लिया है उसका बर्डन कंज्यूमर तक पास हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो साबित कर जाए उसका बर्डन पास नहीं हुआ कंज्यूमर तक, कि अभी उसने कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया था, इसने खुद से पे कर दिया है, फिर तो वो क्लेम कर सकता है, वो उसका फिर रिफंड हो सकता है। अगर उसका बर्डन उसने पास कर दिया था और ये वो साबित ना कर पाए तो फिर गवर्नमेंट 1 रुपया भी वापस नहीं करेगी। फिर आपने जो इजाफी टैक्स लिया होगा आप पल्ले से उस बंदे को वापस करेंगे। हुकूमत से कोई किसी किस्म की आपको बेनिफिट की उम्मीद नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। इससे रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं, ये रीड कर लीजिएगा। मैं एक ही रीड कर देता हूँ।
under the Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, briefly describe the provision related to excess additional amount of sales tax collected by a registered person। 3 नंबर का सवाल है और 3 लाइनें इसका जवाब है कि अगर एक्सेस टैक्स आप मिस्टेक से ले लें उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद सी फैप का सवाल है, DEF Limited supplied goods value ₹1 million to one of its distributor, Mr. Pink, who is also registered for sales tax purpose. Sales tax invoice was issued for the set amount plus sales tax at the prescribed rate. The transaction was recorded in monthly return for the month of January. In February, the internal auditor observed that accountant had applied incorrect selling prices. As a result, company will have to refund the excess amount to Mr. Pink. कि अकाउंटेंट ने गलत वैल्यू लगा दी थी, टैक्स ज्यादा ले लिया था, अब उसको उस सेलर को उस बायर को अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। बताएं जी कंपनी ने अगर वो अमाउंट वापस करनी है तो क्या प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे और क्या उसका मेथड होगा। तो ये इसका जवाब है, इन प्रोसीजर के तहत उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी अमाउंट जो है वो वापस हो जाएगी और उसको हम ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये तो इसके क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर से जो रिलेट कर रहे हैं वो भी हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद सप्लाई ऑफ पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको देखते हैं कि अगर अंडर वारंटी अगर आप कोई पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या हम उनसे कीमत चार्ज करते हैं। द आंसर इज नो। अगर आपने कोई एसी लिया है, वो वारंटी में है, वो एसी खराब हो जाए, उसका कंप्रेसर उड़ जाए, तो जो कंपनी वाले होते हैं ना, कंपनी वाले वो आपको फ्री में क्लेम कर देते हैं, फ्री में दे जाते हैं। क्योंकि जब आपको कस्टमर्स वगैरह कोई कस्टमर्स को चीजें बेच रहे होते हैं तो वो जो वारंटी की प्राइसेस होती हैं वो उसके प्रोडक्ट में ऑलरेडी शामिल होती हैं। इसलिए अगर आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करके दिए जा रहे हैं जो वारंटी में थे, उनके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। ये बस आपने याद रखना है कि फ्री रिप्लेसमेंट हो रही है डिफेक्टिव पार्ट्स की, जो वारंटी में थे उनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, ये आपने याद रखनी है कि अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट कर दी जाए किसी भी पार्ट्स की, किसी भी चीज की, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्योंकि जब हम ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं एट दैट टाइम हमने क्या किया होता है, हमने उसके ऊपर वारंटी की अमाउंट पे की होती है और वो वारंटी की अमाउंट जो होती है उस ओरिजिनल प्रोडक्ट के प्राइस में शामिल होती है। तो ये इसलिए जो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट की जाएगी इसमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ, अगर देखो कार है, कार का वारंटी में है, वारंटी में उसका रेडिएटर उड़ गया है, रेडिएटर उड़ गया, आप जाकर उसको रिप्लेस करवा दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, आपसे कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन आप कार की मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, आप ऑयल परचेज करते हैं, आप फिल्टर परचेज करते हैं, आप पार्ट्स लगाते हैं, ये वारंटी में कवर नहीं होते, ये वारंटी में कवर नहीं होते, इसलिए इनके ऊपर आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस इन सप्लाई चेन वेयर टैक्स इज अनपेड। इतना लंबा जिसने बात की है ना कि ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन सप्लाई चेन वेयर टैक्सेस आर अनपेड, इसका आसान सा जवाब है, इसका मतलब कंसेप्ट क्या है कि ये हमारी सप्लाई चेन है जो शुरू हुई है इंपोर्टर से और ख़त्म हो रही है जाके कस्टमर के ऊपर। इसमें मैन्युफैक्चरर भी इन्वॉल्व है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी है, इसमें होल सेलर भी है, इसमें रिटेलर भी है, मुख्तलिफ बंदे इन्वॉल्व हैं। अगर डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ पे टैक्स आना था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे हर बंदे ने टैक्स चार्ज कर कर आके कस्टमर को बेचना था, अगर डिपार्टमेंट को शक हो जाए कि यार ये सप्लाई चेन में ये एक ऐसा बंदा था, इसने टैक्स वगैरह चार्ज तो किया लेकिन इसने हुकूमत को जमा नहीं करवाया प्रॉपरली, क्योंकि इसने आउटपुट टैक्स लेना था, इसने इनपुट टैक्स एडजस्ट करना था, गवर्नमेंट को पे करना था। इस सप्लाई चेन में अगर कोई एक बंदा डिफॉल्ट कर जाए, कोई भी एक बंदा डिफॉल्ट कर जाए, उसने टैक्स पे ना किया हो और हुकूमत को शक पड़ जाए और हुकूमत किसी और बंदे को पकड़ ले, मतलब हुकूमत पकड़ ले होलसेलर को, तुमने किससे सामान लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से, टैक्स पे किया था, हाँ पे किया था, उसने हमें जमा नहीं कराया, अच्छा
उसने मुझे जमा नहीं कराया, ठीक है, तुम क्या सप्लाई चेन का पार्ट हो? जी हम इस सप्लाई चेन का पार्ट है। वो सारे का सारा अनपेड टैक्स तुमसे निकलवा लेंगे, बिकॉज वो कहते हैं इस सप्लाई चेन में तुम ज्वाइंटली क्या हो, लाइबल हो। जो पकड़ा जाएगा हम उससे उस पूरी सप्लाई चेन का जो टैक्स मिसिंग होगा वो हम रिकवर करवा लेंगे। इसको पढ़ लेते हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन को, और इज इन द नॉलेज और हैज रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट some or all tax payable in respect of that supply or any previous or subsequent supply of goods would remain unpaid, कि हमने टैक्स वगैरह पे नहीं किया, टैक्स चोरी हो चुका हुआ है, then such person as well as the person making taxable supply shall be jointly severally liable for the payment of such unpaid tax। तो जितना टैक्स अनपेड हुआ होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही बंदे लाइबल होंगे, वो सारे के सारे टैक्स हुकूमत को जमा करवा रहे होंगे। ये छोटी सी बात है, ये आपने माइंड में रखनी है।